हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे घटना चक्र, करंट अफेयर्स जो आपकी ई दृष्टि मैगजीन आई हुई है, और साथ ही साथ घटनासार जो अर्धवार्षिकी 2 वॉल्यूम आए हैं। तो उसमें हम लोग आज ये करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 10 करेंगे, जिसमें हम लोग जो खेल पुरस्कार जो संक्षिप्तियों वाला टॉपिक है, जिसमें चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण संधियां, समझौते, ये सभी कुछ चीजों को हम कवर करेंगे। और जिसको हैंड रिटन नोट से मैंने तैयार किया है, जिसके अंतर्गत आपकी घटनासार और घटना चक्र ई दृष्टि दोनों ही मैगजीन की पूरी वार्षिकी को कवर किया गया है। ये आपके आरओ एग्जाम जो आपका 11 फरवरी को है, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो 17 मार्च को आयोजित होने वाली है परीक्षा, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। हम लोग चाहते तो इसको किताब से भी पढ़ लेते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट भी किया कि सर आप इसे बुक से ही पढ़ा दीजिए, लेकिन बुक से पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता और पॉइंट टू पॉइंट चीजें हमें एक जगह नहीं मिल पाती। तो मैंने क्या किया कि हैंड रिटन नोट्स में पॉइंट टू पॉइंट चीजों को, सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा किया, जिससे मैगजीन भी जो है कि बहुत पतली हो गई और सारे टॉपिक भी कवर हो गए। इसी तरीके से हमने नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, साथ में यूपी स्पेशल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी टॉपिक कवर कर लिए। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, करंट अफेयर्स आरओ यूपी पीसीएस के नाम से, वहां पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे। और अगर आप इसकी पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। वहां से आपको पेमेंट करना होगा, एक छोटा सा पेमेंट होगा, बहुत ज्यादा नहीं, जिसमें आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और आप इससे पहले बाकी क्लास को भी देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो कितने यूजफुल होंगे। बाकी अदर अपडेट्स के लिए, क्लासेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं यूट्यूब पर, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, और हमारा अगला टॉपिक क्या शुरू हो रहा है, संक्षिप्तियां। तो चलिए शुरू करते हैं संक्षिप्तियों के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ई दृष्टि वार्षिकी से ही अपडेटेड है। तो पहले हम लोग चर्चित व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ चर्चित व्यक्ति हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, तो क्यों चर्चा में, क्या वहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ आप देखोगे नीना सिंह की बात करेंगे तो सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की ये पहली महिला बनी है जो महानिदेशक के पद पर पहुंची है। तो नीना सिंह सीआईएसएफ महानिदेशक अभी बनी है हाल ही में, और ये भारत की पहली महिला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उमा शेखर। उमा शेखर की बात करेंगे तो यूएन, अगर आप इसे पढ़ोगे UNIDROIT, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट लॉ। इसकी गवर्निंग काउंसिल के पद पर चयनित होने वाली भारत की पहली महिला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पर उमा शेखर पहली बार गवर्निंग काउंसिल में भारत की महिला के रूप में रिप्रेजेंट कर रही है वहां पर। फिर आगे देखते हैं, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है, जिसके बाद आपकी जो संख्या है, कितनी है सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की संख्या, 1+33, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 34 हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे इन तीनों के न्यायाधीशों के नियुक्त होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या पूरी की पूरी 34 कंप्लीट हो गई है। तो कौन कौन से हैं, तो न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा जी हैं, न्यायाधीश ऑगस्टीन मसीह जी हैं, और न्यायाधीश संदीप मेहता है। वर्तमान में अगर मैं सीजीआई की बात करूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके DY चंद्रचूड़ जी हैं वर्तमान में, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो है कि निर्णय दिए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में 3 नए व्यक्ति आए हुए हैं चर्चा में। आगे देखते हैं, हीरालाल सामरिया केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, और ये प्रथम जनजातीय भी हैं, यानी भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जो जनजातीय समुदाय से बिलोंग करते हैं जो केंद्रीय सूचना आयोग, इट मीन्स की CIC की बात करें, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के नए चीफ बने हैं। MS स्वामीनाथन जी की बात करेंगे तो अभी हाल ही में उनका सितंबर में उनका निधन हो गया है। तो हो सकता है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक बस आपको यही पता था कि MS स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक थे, लेकिन और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि हाल ही में अभी तो इनका निधन हो गया है, हरित क्रांति के जनक कहलाते थे। दूसरा, 1972 टू 79 से ICAR के महानिदेशक भी रहे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अर्थात कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे हम कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, उसके ये महानिदेशक भी रह चुके हैं। वहीं 1982 से 88 यानी 1982 से 88 तक ये फिलीपींस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक भी रह चुके हैं। इतनी बड़ी पोस्ट को भी इन्होंने सम्मानित किया भारत की तरफ से। 1971 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भी इनको दिया गया, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार शुरू किया गया था, तो उसी समय 1987 में इन्हीं को दिया गया। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और अगर इनकी कोई बहुत ही फेमस बुक हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि और भी लोग उसे याद कर सके
और आपको भी वो तैयार रहे। उसी में अजय सिंह की बात करेंगे तो अजय सिंह अभी हाल ही में एसोचैम इंडिया के एक नए अध्यक्ष बनाए गए। किसके बनाए गए? एसोचैम, जो कि एक वाणिज्यिक संगठन है भारत का, इसके अध्यक्ष बनाए गए अजय सिंह। आगे देख लेते हैं हम लोग डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास जी की बात करेंगे तो ये प्रसिद्ध क्यों है या ये क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि अभी इनका हाल ही में निधन हो गया और ये मुख्य रूप से विट्ठल दास जोशी जी ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे ये, और इसी की वजह से इनको 2018 में प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय भी बने। 2018 में लेटेस्ट अभी मिला, क्योंकि प्रित्जकर जो पुरस्कार होता है ये मुख्यतः जो आर्किटेक्चर लोग होते हैं उनको ही दिया जाता है। और 2023 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण, जो कि भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पे आता है, ये पद्म विभूषण मरणोपरांत इन्हें दिया गया। 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर से सम्मानित किया गया इनको। तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था, उसके बाद इनको पद्म विभूषण भी दिया गया और 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर यूके से सम्मानित भी इनको किया गया है। तो ये 3-4 उपलब्धियां इनके नाम पे थी। आगे देखते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली, ये क्यों चर्चा में? भारतीय नौसेना युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड, कौन सा? आईएनएस त्रिकंड पर तैनात होने वाली ये पहली महिला अधिकारी है। तो प्रेरणा देवस्थली जो कि नौसेना के किसी भी युद्धपोत पर पहली महिला अधिकारी तैनात होने वाली, जिसमें आईएनएस त्रिकंड पर ये तैनात हुई। अनीस शाह की बात करेंगे तो फिक्की भी एक वाणिज्यिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है भारत का, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मणिपुर, इनके चीफ मिनिस्टर कौन बने, अध्यक्ष कौन बने, राज्यपाल कौन है, विधानसभा सीटें कितनी है, ये सभी चीजें हम लोगों ने नेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत कवर किया। और यहाँ पे 2 लोगों का हम नाम और याद रखेंगे। पहला तो रहेंगे इंद्रसेना रेड्डी साहब, ये त्रिपुरा के राज्यपाल बने। अभी हाल ही में इनको त्रिपुरा के राज्यपाल के पद पर सुशोभित किया गया। और के.एन. शांत कुमार, ध्यान देना, के.एन. शांत कुमार जो पीटीआई के अध्यक्ष बने, इट मींस की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके ये अध्यक्ष बने हैं। आगे देखें, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी की बात करेंगे तो गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। हालांकि सोनिया गोकानी वर्तमान में गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं है, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट में पहली ऐसी महिला थी जो चीफ जस्टिस के पद पर आती हैं। फिर आगे देखें, डॉक्टर वी मोहिनी गिरी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। और अक्सर आपने देखा है कि महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती है उनके 3-4 नाम देकर मिलान करने के लिए देता है कि पहले कौन थी, उसके बाद कौन था, वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में आप देखोगे तो श्रीमती रेखा शर्मा जी हैं। और मैं कहूंगा कि वर्तमान से पहले कम से कम 3 और महिला अध्यक्षों के नाम याद रख लेना जो महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। और मोहिनी गिरी का भी हाल ही में निधन हुआ है। आगे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का निधन हुआ अभी हाल ही में। ये जो आप लोग जगह जगह पे मेट्रो सिटीज में या रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे या कहीं भी पब्लिक प्लेस पर आपने देखा होगा सुलभ शौचालय, जहां पर लेडीज के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग बनाया जाता है। तो ये जो सुलभ शौचालय है वो सुलभ इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये संचालित किया था पूरे भारत में। उसी के संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक जी हैं। आगे देखते हैं, दीपिका पादुकोण जी की बात करेंगे, ये क्यों चर्चा में? दिसंबर 2023 में बिस्लेरी वाटर की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। जो बिस्लेरी वाटर की जो कंपनी है, जो आप रेलवे स्टेशन पे पानी पीते हो, उसके वैश्विक स्तर पे दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्मिता श्रीवास्तव की बात करेंगे तो ये प्रयागराज की रहने वाली हैं। विश्व में सबसे लंबे बालों यानी 7 फीट का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया। भाई रिकॉर्ड बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अब इन्होंने क्या किया, अपने बालों को ही कभी नहीं कटवाया और 7 फीट के बाल हो चुके हैं इनके, यानी एक इंसान की हाइट के बराबर। इसकी केयर करती हैं, पूरा साफ सफाई करती हैं बहुत अच्छे से। काफी इसमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है इनको बाल साफ करने में। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने नाम शामिल किया कि इतने लंबे बाल दुनिया में किसी के नहीं है। तो ये कहाँ की है स्मिता श्रीवास्तव? प्रयागराज की हैं। वृंदा राठी की बात करेंगे तो भारत की पहली महिला जो टेस्ट मैच में अंपायर बनती है। जैसे जनरली आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो, वनडे मैच, T20 या टेस्ट मैच, तो वहां पे पुरुष व्यक्ति अंपायरिंग कर रहा होता है, लेकिन वृंदा राठी पहली महिला है जिन्होंने टेस्ट मैच में अंपायरिंग की। सुरेश रैना जी की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के सुरेश रैना जी जो क्रिकेटर है, हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स की भी तरफ से खेलते हैं ये आईपीएल में, और ये युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर नियुक्त किए हैं जम्मू कश्मीर में। आगे हम गिरीश चंद्र मुर्मू जी की बात करेंगे जो वर्तमान में भारत कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल हैं। तो इनकी बात करेंगे तो भारत की कैग प्रमुख भी हैं और इनको 2024 के लिए
2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल में उपाध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष तो नहीं, लेकिन उपाध्यक्ष। तो दुनिया के स्तर पे बहुत बड़ा यह भी पद होता है। तो ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, जो कि भारत के वर्तमान आपके कैग सीएजी चीफ है, इनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा लेखा परीक्षण करने के पैनल में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। पंकज त्रिपाठी जी की बात करेंगे, जो मिर्जापुर में कालीन भैया के नाम से जाने जाते थे। तो पंकज त्रिपाठी एनपीसीआई द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किए गए। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट निगम जो होता है, उसके द्वारा इनको यूपीआई सेफ्टी का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आप देखोगे कई जगह अपने मोबाइल में, यूट्यूब पर, रील्स पे, किसी जगह पे एडवर्टीजमेंट देखते होगे भोला भैया के नाम से, जो इनको जो है कि बहकाते हैं कि तुम्हारे खाते में इतना पैसा आ जाएगा, ये कर लो वो कर लो। तो ऐसे में इसको ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कि ताकि इस तरीके के मिसकंसेप्शन से लोगों को बचाया जाए और उनके पैसों के साथ जो धोखाधड़ी होती है उसे रोका जा सके। तो ये एडवर्टीजमेंट भी आप लोग देखते होंगे। आगे देखें, विहान तान्या विकास। विहान ताल्या विकास ये कर्नाटक के निवासी हैं, जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें मिला है। मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का इन्हें पुरस्कार दिया गया है। राजकुमार राव की बात करेंगे, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं। ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इनको राष्ट्रीय आइकन, नेशनल आइकन इनको घोषित किया गया है भारत के लिए। शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं, इनको ग्लोबल फाइनेंस द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया। यानी दुनिया में सबसे अच्छे ये जो है कि बैंकर के रूप में आते हैं, तो केंद्रीय बैंकर का इन्हें सम्मान दिया गया। सचिन तेंदुलकर जी की बात करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए इनको नेशनल आइकन बनाया गया। राजकुमार राव को किसी कैटेगरी में नहीं बनाया गया, बस डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन बना दिया। लेकिन सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाया गया मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए। तो सचिन तेंदुलकर जी को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, शेखर कपूर की बात करेंगे। शेखर कपूर जी जो कॉमेडियन भी रह चुके हैं, जज भी रह चुके हैं और निर्देशक भी रह चुके हैं मूवी के। व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड भी इन्होंने ही जीता है। ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड डायरेक्टर के लिए सबसे बेहतर किसने जीता? शेखर कपूर ने जीता। COP28 की बात करेंगे। हालांकि इसके लिए हमने बहुत डिटेल से चर्चा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी और राष्ट्रीय संबंधों में भी की थी, जो यूएई में आयोजित हुआ था, जहां पर भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, सहयोग किया गया। तो उस COP28 की सलाहकार समिति में भारत की तरफ से 2 लोगों को शामिल किया गया है। एक है आपके मुकेश अंबानी जी और दूसरे हैं आपके सुनीता नारायण जी। तो मुकेश अंबानी जी को शामिल किया गया और सुनीता नारायण जी को इसमें शामिल किया गया। अगला व्यक्ति अर्जुन वाजपेयी, जो कि पहले भारतीय पुरुष हैं जो नेपाल स्थित विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा को फतेह किया। कौन से नंबर पे आती है? 10वीं। और कहां पे आती है? नेपाल में स्थित है। ये हिमालय की चोटी है अन्नपूर्णा। इस पर जो है कि इन्होंने फतेह हासिल की, जो कि भारत के पहले व्यक्ति माने जाएंगे। सुरेखा यादव की बात करेंगे, तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट है, जो सेमी हाई स्पीड यानी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर भी बन गई। हालांकि पहले से ही लोको पायलट की वैकेंसी में महिलाओं को सीट मिलती रही है, वो ड्राइवर रही हैं, मेट्रो में भी ड्राइवर रही हैं, लेकिन वंदे भारत जैसी जो हाई स्पीड ट्रेन होती है, इसकी पहली जो है कि ये ड्राइवर बनाई गई और एशिया में ही ये, मतलब भारत ही नहीं एशिया में भी पहली महिला बनी है। रतन टाटा जी को उनके सम्मान में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया, ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, जो कि ओडिशा के रहने वाले हैं। तो यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र जी को, और ये ओडिशा से संबंधित है। कैप्टन शिवा चौहान की बात करेंगे। कैप्टन शिवा चौहान की बात करेंगे अगर हम, तो सियाचिन में इन्हें तैनात होने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी है। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है सियाचिन, वहां पर ये तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं कैप्टन शिवा चौहान। तो ये तो थे आपके कुछ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब हम लोग एक अलग हेडिंग में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो चर्चा में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। जैसे सबसे पहले आपकी चर्चा में रहे, और आज जो है कि आपका 27 जनवरी का दिन है, तो आपने 25 जनवरी और 26 जनवरी को देखा होगा मोदी जी के साथ लगातार न्यूज़ों में रहने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, क्योंकि ये 26 जनवरी 2024 को चीफ गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ सम्मानित हुए गणतंत्र दिवस पर। ये तो इमैनुअल मैक्रों साहब, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और
26 जनवरी 2024 अर्थात 75वां गणतंत्र दिवस पर ये चीफ गेस्ट रहे। और ऐसा छठी बार हो रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को हमने 6 बार मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है पूरे कार्यकाल में अभी तक। साइमा वाजिद की बात करेंगे तो ये शेख हसीना की बेटी हैं जो WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से निदेशक बनी। जैसे WHO क्या करता है, क्षेत्र वाइज जो है कि कुछ लोगों को उसका डायरेक्टर अपॉइंट करता है, तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनकी ये बेटी है जो कि डॉक्टर भी और साइकोलॉजिस्ट भी है, तो इसको WHO के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया से निदेशक के रूप में से नॉमिनेट किया गया। अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश की बात करेंगे तो राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा क्रमशः प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय पदक तथा विज्ञान का राष्ट्रीय पदक इन्हें प्रदान किया गया। मतलब कि अशोक गॉडगिल जी को किसका पदक दिया गया, प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय पदक मिला जो बाइडेन के द्वारा, और सुब्रा सुरेश को दिया गया विज्ञान का राष्ट्रीय पदक या राष्ट्रीय युवा पदक आप कह सकते हो। आगे देखते हैं, फ्रैंक रूबियो की बात करेंगे तो फ्रैंक रूबियो जो कि नासा के अंतरिक्ष यात्री ने 371 दिन की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए हैं, तो ये रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया, यानी 1 साल से भी ज्यादा 371 दिन उन्होंने सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पे बिताए थे अंतरिक्ष में। और फ्रैंक रूबियो, इनका नाम याद रखना। आगे देखिए आपको मिलेंगे एडगर्स रिंकेविक्स जो कि लाटविया के राष्ट्रपति बने हैं और ये पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं वहां के। पिछली बार 2023 के प्रीलिम्स में या 2022 के प्रीलिम्स पीसीएस में, यूपी पीसीएस में तंजानिया की राष्ट्रपति पहली महिला सामिया सुलू हसन को पूछा गया था। तो इस बार भी इस तरीके के कुछ प्रश्नों में आप देख सकते हो कि किसी देश का राष्ट्रपति पूछा जा सकता है। अजय बंगा जी की बात करेंगे तो ये भारतीय मूल के मुख्य रूप से, और ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनाए हैं। भारतीय मूल का एकमात्र व्यक्ति है ये जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। डिलगावाना राउसे की बात करेंगे तो ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें वर्तमान में क्या बनाया गया, जिसे वर्तमान में ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बना दिया गया। ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष कौन बना है, डिलगावा राउसे, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक जो हमारे ब्रिक्स संगठन है 5 देशों का, इनके द्वारा जो 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया गया था, तो वर्तमान में उसके अध्यक्ष बनी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क बने हैं। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बने राजो एलिना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने जेवियर मिलेई। न्यूजीलैंड के पीएम बने क्रिस्टोफर लक्सन। मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज्जू। कौन बने, मोहम्मद मुइज्जू। आगे देखते हैं न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना भारत के पूर्व सीजीआई हैं। ये कौन है, भारत के पूर्व सीजीआई हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर नहीं रहेगा, ये जो भारत के पूर्व सीजीआई है ये सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के सदस्य नियुक्त किया गया। इनको किस लिए नियुक्त किया गया है, सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। और ग्रीस के पीएम बने हैं किरियाकोस। कौन बने, किरियाकोस। ट्विटर के सीईओ बने हैं लिंडा याकोरिनो। ट्विटर किसने इस समय खरीद लिया है दोस्तों, तो एलन मस्क इसको ऑपरेट कर रहे हैं, एलन मस्क ने खरीदा है और लिंडा याकोरिनो बने हैं। परमेश्वरन अय्यर जी की बात करेंगे जो कि अभी सीईओ थे, हालांकि वर्तमान में सीईओ वीवी सुब्रमण्यम साहब है। कौन है, वीवीआर सुब्रमण्यम साहब नीति आयोग के सीईओ हैं। लेकिन परमेश्वरन अय्यर जी जो पहले नीति आयोग के सीईओ थे, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं, कार्यकारी निदेशक। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, भारतीय मूल के अजय बंगा साहब। इक्वेटोरियल गिनी की बात करेंगे तो ये इसकी पहली प्रधानमंत्री बनी है नैनुवाला रोकाबोटे। और इसको जरा इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है इस बार जरूर पूछेगा। और सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली जो महिला है वो रियाना बरनावी है, जो कि इससे पहले सऊदी अरब की तरफ से कोई भी महिला अंतरिक्ष में नहीं गई थी। तो ये जाएंगी रियाना बरनावी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों, साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी पीडीएफ अगर आप परचेस करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और वहां से उसकी सारी जानकारी लेकर आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमने चर्चित व्यक्ति पढ़ लिए राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब हम पढ़ेंगे कुछ राष्ट्रीय स्थल और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो चर्चा में रहे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम पटना की। अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का यहाँ पे आयोजन किया गया। तो जितनी भी आपकी क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, चाहे वो उत्तर की क्षेत्रीय परिषद हो, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद या फिर मध्य क्षेत्रीय परिषद, इनकी अध्यक्षता कौन करता है, गृह मंत्री करता है। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। ठीक है,
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आपके 5 राज्य आते हैं, बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है, ओडिशा आता है, झारखंड आता है। हाँ, 4 राज्य आते हैं दोस्तों, 5 नहीं 4 राज्य आते हैं। तो इन राज्यों की जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है। आगे देखते हैं देवघर की बात करेंगे अगर हम, तो देवघर आपका पीएम मोदी द्वारा झारखंड में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, देवघर झारखंड में, और इसे बढ़ाकर 25,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है ये प्रश्न? क्योंकि आपने जगह जगह देखा होगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जहां पे 30 से 35% तक का डिस्काउंट करके जेनरिक दवाइयां दी जाती हैं सस्ते में। तो इसी तरीके का जो केंद्र था 10,000वें नंबर का, वो देवघर झारखंड में उद्घाटन किया गया, और इसको बढ़ाकर पूरे भारत में 25,000 तक का टारगेट करना है। बंगलुरु की बात करेंगे तो बंगलुरु क्यों चर्चा में? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे यहाँ पर प्रस्तावित की गई है, सबसे बड़ी। दिव्य कला मेला 2023 का भी यहाँ पर आयोजन किया गया बंगलुरु में। देश के पहले अंडरग्राउंड यानी भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का भी यहीं पे उद्घाटन किया गया। वर्ल्ड सिटीजन कल्चर फोरम का जो पहला भारतीय शहर भी बना, जिसको हम लोगों ने नेशनल करंट अफेयर्स में यहाँ पे पढ़ा था कि ये WWC यानी कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर जो है, उस फोरम में शामिल होने वाला भारत का ये पहला शहर है। इससे पहले कोई शहर शामिल नहीं हुआ था। तो ये बंगलुरु से संबंधित 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे दिव्य कला मेला हो गया, या भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, या वर्ल्ड सिटीज कल्चर में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रहनी चाहिए। फिर केवड़िया गुजरात की बात करेंगे तो पीएम मोदी ने एकता नगर से अहमदाबाद तक गुजरात की पहली हेरिटेज यानी विरासत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो गुजरात की जो पहली हेरिटेज ट्रेन है वो कहां से चली है? केवड़िया से अहमदाबाद तक। लखनऊ की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनरी हिमेटोलॉजी की 48वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ट्रांसकॉन 2023 का शुभारंभ किया। तो आपसे पूरा डिटेल ना पूछ के इतना ही पूछ लेगा कि ट्रांसकॉन 2023 किससे संबंधित है, या फिर यह पूछ सकता है कि ट्रांसकॉन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो यूपी में लखनऊ में हुआ, और इसी दौरान एक और प्रोग्राम शुरू किया गया। बंदरों के रोकथाम हेतु वानर वन बनाने की घोषणा की गई लखनऊ में। जो बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है लखनऊ में, उनको जो है कि शहर से बाहर करते हुए एक वानर वन बना दिया जाएगा, जिसमें सभी बंदरों को छोड़ दिया जाएगा, वहीं वो अपना रहेंगे, वहीं अपना खाएंगे पिएंगे सारी चीजें। इससे वो शहर से दूर हो जाएंगे। मेहसाणा की बात करेंगे तो अमित शाह जी के द्वारा मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, और यह देश का पहला सहकारिता से संचालित स्कूल है, जो कहां पे उद्घाटित किया गया? मेहसाणा में। अब मेहसाणा किस राज्य में, ये जरा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आगे तिरुवनंतपुरम को देखते हैं, जो कि केरल की राजधानी है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने देश का पहला एआई स्कूल का उद्घाटन किया। एआई मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया। और पीएम मोदी जी ने इसी दौरान कोच्चि वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन किया तिरुवनंतपुरम में। वहीं पीएम मोदी जी ने डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। तो तिरुवनंतपुरम क्यों चर्चा में रहा? अगर आपसे पूछता है कि देश का पहला एआई स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो भी आप बताओगे तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ, या फिर कोच्चि वाटर मेट्रो, तो कोच्चि से ही आप पता कर लोगे केरल। लेकिन पूछा जाएगा कि डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला मोदी जी ने कहाँ रखी, तो तिरुवनंतपुरम में रखी है। पूरे भारत की ये पहला हुआ। महाराष्ट्र को देख लेते हैं तो औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र के जो 2 शहर हैं उनका नाम परिवर्तित किया गया है। औरंगाबाद का जो नाम बदला गया वो रखा गया छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का जो नाम रखा गया वो रखा गया धाराशिव। तो ये दोनों नाम में परिवर्तित किया गया। महाराष्ट्र का भी मतलब महाराष्ट्र के 2 शहर, जिसमें औरंगाबाद को कहा जा रहा है छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद को कहा जा रहा है धाराशिव नगर। बस्ती की बात करेंगे जो कि यूपी के अंतर्गत है। सीएम योगी ने सांसद खेल महाकुंभ के 3रे संस्करण का शुभारंभ किया है। सीएम योगी जी ने सांसद खेल महाकुंभ के 3रे संस्करण का शुभारंभ किया है। बकलोह की बात करेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। भारतीय सेना की जो पहली वर्टिकल विंड टनल की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, जहां पर 10,000 फीट की ऊंचाई से कैसे नीचे उतरना होता है, ये सारी चीजों की ट्रेनिंग वहां पर दी जाएगी। फिर आगे देखते हैं। हालांकि ये यूपी स्पेशल में हमने पढ़ा भी था कि भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कहां पर अनावरण की जा रही है? कौशाम्बी में। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर मध्य प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला भी रखी है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? इंदौर में। भारत का पहला आर्द्र भूमि शहर। अभी तक आपने शहर की बात नहीं की थी, केवल आर्द्र भूमि स्थल की बात होती थी, जो किसी एक शहर का छोटा सा हिस्सा हो सकता है, या किसी एक किनारे जो है कि कोई व्यवस्था हो सकती है। लेकिन ये आर्द्र भूमि शहर
पहला होगा जो भारत में एक शहर के रूप में पूरा डेवलप किया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे? राजस्थान में है, और उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। मतलब बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे झील देखने को मिलती है राजस्थान में, तो इसीलिए इसको आर्द्रभूमि शहर के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, रामसर सिटीज के रूप में आप इसे कह सकते हो। आगे देखें, देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, जिसको हम लोग हेल्थवे कहेंगे, इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है, जो कि सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, हेल्थवे। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? हेल्थवे के नाम से जान रहे हो। कहाँ पे ओपन किया जा रहा है? ये हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी यानी मानचित्रण संग्रहालय का उद्घाटन मसूरी उत्तराखंड में किया जा रहा है, जो कि कार्टोग्राफी यानी मानचित्रण का संग्रहालय। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले का मुखरा गांव राज्य का पहला 100% बीमित गांव बन गया। यानी तेलंगाना के पहला गांव बन गया जो कि 100% बीमित है, यानी यहाँ पर हर व्यक्ति का किसी न किसी माध्यम से बीमा कराया गया है। साड़ंद की बात करेंगे, जो कि साड़ंद की बात करेंगे, गुजरात में आता है। तो गुजरात सरकार और अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन ने अहमदाबाद के साड़ंद गांव में सेमीकंडक्टर असेंबली परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि आपको मैंने पिछली साल पढ़ाया था करंट अफेयर्स में कि भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने सेमीकंडक्टर नीति लाया था गुजरात, और यहीं पर भारत का सबसे पहला सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए एक संयंत्र लगाया जा रहा है, प्लांट लगाया जा रहा है। वो कहाँ लगेगा? अहमदाबाद के साड़ंद गांव में। श्रीनगर की बात करेंगे तो यहाँ पे बलिदान स्तंभ को स्थापित किया गया है, जिसका अनावरण आपके राजनाथ सिंह ने किया। कोंडाकल गांव तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के इस गांव में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम मेधा रेल कोच फैक्ट्री है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि सरकारी स्तर पे 3 जो है कि रेल कोच फैक्ट्रियां हैं जहां पे रेल के डब्बे बनते हैं। एक आपने पढ़ा है कपूरथला में, दूसरा आपने पढ़ा है चितरंजन में, और तीसरा आपने पढ़ा है रायबरेली में, जिसको हम लोग मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री भी कहते हैं। और ये आपका जो है कि देश की पहली निजी प्राइवेट सेक्टर की होगी, गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं, जिसका नाम होगा मेधा रेल कोच। क्या नाम होगा? मेधा रेल कोच। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्वी चंपारण जिला बिहार में किया जा रहा है, जो कि रामायण मंदिर है, जहाँ पे पूरी रामायण पे आधारित जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, और ये पूर्वी चंपारण जिला बिहार में, जो आपके नेपाल के बॉर्डर से संबंधित है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा बना? भिवंडी बना है, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। भिवानी नहीं कह रहा हूं मैं भिवंडी कह रहा हूं, इसको याद रखना। न्यूट्रल गांव बन गया है, जो कि कार्बन का उत्सर्जन करता ही नहीं है, अगर करता भी है तो उसका उतनी ही मात्रा में अवशोषण भी कर लेता है। महाराष्ट्र के एक और नगर का नाम बदला गया। अभी हम लोगों ने औरंगाबाद को पढ़ा था छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद को पढ़ा था हम लोगों ने एक नाम से, लेकिन एक और नगर है अहमदनगर की बात करेंगे, इसका भी नाम बदल के अब अहिल्याबाई के नाम पर अहिल्या नगर कर दिया गया है। लातूर महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज, इट मीन्स की ज्ञान की प्रतिमा का अनावरण किया गया, और ये जो प्रतिमा है वो अंबेडकर जी की है। किसकी है? अंबेडकर जी की ज्ञान की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ नॉलेज। आगे देखते हैं, उज्जैन में अगर हम बात करेंगे तो उज्जैन में एक वेधशाला है जिसका नाम है जीवाजी वेधशाला। यहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है, वैदिक घड़ी जो वेदों पर आधारित है। तुमकुरु की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कर्नाटक के इस नगर में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। यह एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी जहां पे हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा। तो ये तुमकुरु जो कि कर्नाटक के अंतर्गत आता है, जहां पर कौन सी कंपनी है? HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री स्थापित की गई। तो ये तो थे 24 स्थल जो आपके नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट थे। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ स्थलों को हम लोग कवर कर लें। जैसे साल्टन सागर की बात करेंगे तो दक्षिणी कैलिफोर्निया USA में स्थित झील में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि USA में अभी किस झील के अंतर्गत लिथियम के भंडार खोजे गए हैं, तो आपका उत्तर होगा साल्टन सागर। वियना की बात करेंगे तो भारत और ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक नवंबर 2023 में संपन्न हुई और 2024 में भारत में ही आयोजित की जाएगी। दुबई की बात करेंगे तो गुजरात सरकार द्वारा दुबई में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो को अभी आयोजित किया गया है, शायद 3 से 4 जनवरी को आयोजित किया गया था, 2024 में लेटेस्ट। त्रिंकोमाली की बात करेंगे तो त्रिंकोमाली श्रीलंका का एक शहर है जहां पर SBI की शाखा का उद्घाटन किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। यानी SBI की अपनी एक विदेशी शाखा भी है जो श्रीलंका त्रिंकोमाली में, हालांकि और भी जगह पर है लेकिन यहाँ पर भी है।
सेरगी जो कि फ्रांस का एक शहर है, इसमें तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सेरगी जो कि फ्रांस में है और यहाँ पर तमिल कवि तिरुवल्लुवर का की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अच्छा, कुत्तों की आबादी का पूर्ण बंध्याकरण करना और यानी नसबंदी जिसको हम लोग कहते हैं और टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया भूटान। अब इस तरीके से कुत्तों का अगर पूरी तरीके से नसबंदी कर दी गई तो हो सकता है आगे 5 से 6 साल बाद कुत्तों की वहां पे आबादी समाप्त हो जाएगी। विश्व का पहला डिजिटल सरकारी जो बॉन्ड होता है यह जारी करने वाला देश बन गया है इजराइल, क्योंकि सरकारी बॉन्ड तो है ही है लेकिन वो डिजिटल स्तर पे जारी किया गया है और ऐसा काम दुनिया में इजराइल ने किया सबसे पहले। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का एक क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया कुआलालंपुर मलेशिया में। और अभी हमने पढ़ा कि कर्नाटक के तुमकुरु में सबसे बड़ा यहाँ पे हेलीकॉप्टर निर्माण करने की फैक्ट्री खोली जा रही है HAL के द्वारा और उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भी खोला जा रहा है कुआलालंपुर मलेशिया में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AII बैंक की विदेशी कार्यालय जो खोली जा रही है वो अबू धाबी UAE में खोली जा रही है और ये AIIB की पहली ऐसी कोई कार्यालय है, ऑफिस है, ब्रांच है जो विदेशों में खोली जा रही है। अदरवाइज AIIB जापान में ही काम करता है, बाकी और कहीं नहीं। चीन हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का तो पहला देश बन गया, जबकि विश्व में दूसरा, क्योंकि इससे पहले जर्मनी ऑलरेडी काम कर चुका है। तो दुनिया में जैसे अभी भारत की बात करें तो हम लोग या तो इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन को चला रहे हैं, जैसे मेट्रो वगैरह, वंदे भारत, ये सब हो गई, या फिर हम कोयला आधारित ट्रेनों को चला रहे हैं, या इस तरीके से हम देख रहे हैं। लेकिन अब तो कोयला आधारित बंद हो गई है, लेकिन हाइड्रोजन से संचालित होने वाली जो ट्रेन है वो भारत, दुनिया में जर्मनी पहले नंबर पे, जहां सबसे पहले लॉन्च हुई, और दूसरे नंबर पे आपका चाइना आता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार। तो अभी तक हमने पढ़ लिए चर्चित व्यक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, फिर हमने चर्चित स्थलों को भी पढ़ा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थे। अब हम कुछ पुरस्कार पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पे, फिर हम कुछ आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कारों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने टॉपिक को। राष्ट्रीय पुरस्कार में हम पहला ही पुरस्कार पढ़ेंगे कि छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? सुकृता पॉल कुमार को प्रदान किया गया और इनकी बुक का क्या नाम है? सॉल्ट एंड, आगे देख लेते हैं, पेपर, सॉल्ट एंड पेपर। तो इनको छठा जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया सुकृता पॉल को, सॉल्ट एंड पेपर बुक के लिए या उपन्यास कह दीजिए। वहीं 33वां व्यास सम्मान 2023 किसको दिया गया? पुष्पा भारती को मिला। 33वां व्यास सम्मान किसे मिला दोस्तों? पुष्पा भारती को। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं जो कि आपकी 8वीं अनुसूची में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं उनमें दी जाती हैं, लेकिन उनके साथ कुछ और भी भाषाएं जैसे अंग्रेजी हो गई, राजस्थानी हो गई, जो कि वर्णित तो नहीं है 22वीं भाषा में, लेकिन फिर भी हम इसे देते हैं। तो बात करें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? संजीव जी को मिला। इनकी रचना थी मुझे पहचानो, ये उपन्यास है इनका। अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो नीलम शरण जी को दिया गया, नीलम शरण कौर को। और संस्कृत भाषा का जो दिया गया वो अरुण रंजन मिश्र को दिया गया, जिन्होंने पुस्तक लिखी शून्य मेघगानम। और उर्दू का दिया गया सादिका नवाब सहर को दिया गया है। तो ये तो हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। लेकिन इसी तरीके से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी दिए जाते हैं जो युवा राइटर होते हैं। तो इसमें हम केवल नाम पढ़ेंगे, जैसे हिंदी के होंगे अतुल कुमार राय, अंग्रेजी के होंगे अनिरुद्ध कानी शेट्टी और उर्दू के होंगे तौसीफ बरेलवी। तो आपने देखा कि यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको 2023 भी मिल गया और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 दोनों ही एक ही जगह पे मैंने कवर कर दिया। अब देख लेते हैं 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया? तो ये तमिल लेखिका है शिव शंकरी, इनको दिया गया और इनकी रचना है सूर्यवंशम। अब इसी तरीके से जैसे आप देखोगे कि नोबेल पुरस्कार विश्व के स्तर पे दिया जाता है चिकित्सा में, भौतिकी में, गणित में, रसायन में, इस क्षेत्रों में, इसी तरीके से भारत का नोबेल कहा जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी 5 से 6 श्रेणियों में दिया जाता है। तो जरा एक एक श्रेणी को हम लोग पढ़ेंगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 ये CSIR के द्वारा दिया था, जो कि साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित है, वैज्ञानिक अनुसंधानों से। तो जीव विज्ञान में जो दिया गया बायो साइंस में, इसमें 2 लोगों को दिया गया, डॉक्टर अश्वनी कुमार और दूसरे हैं डॉक्टर मडिक्का सुब्बा रेड्डी। क्लियर। अगर हम रसायन विज्ञान में बात करेंगे तो इसमें अक्काटू को दिया गया जो IISc बेंगलुरु से संबंधित है। वहीं देवव्रत मैती को दिया गया जो IIT बॉम्बे से संबंधित है। इंजीनियरिंग साइंस में दिया गया डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू, IIT दिल्ली से संबंधित है, और डॉक्टर रजनीश कुमार IIT मद्रास से संबंधित है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से गणित में भी दिया गया है और भौतिक में भी। तो गणित में अगर आप देखोगे तो ST जो कि
यहाँ पे अपूर्वा खरे रहेंगी और ये IISc बेंगलुरु से संबंधित है। भौतिकी विज्ञान में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एसटी नहीं, ये डॉक्टर लिखा है। डॉक्टर अनंदिया दास जो कि IISc बेंगलुरु, और डॉक्टर वसुदेव दास जो कि टाटा इंस्टीट्यूट बॉम्बे, जो कि टिस यूनिवर्सिटी है ना, तो टाटा इंस्टीट्यूट बॉम्बे से संबंधित हैं। अब इसी तरीके से राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की बात करें, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 की बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको प्रदान किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए डॉक्टर ओम नारायण भार्गव जी को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार किसको मिला? ओम नारायण भार्गव जी को। वहीं राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर अमीय कुमार सामल जी को मिला, जो कि BHU वाराणसी से संबंधित है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, जिसमें BHU वाराणसी से डॉक्टर अमीय कुमार सामल राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। वहीं इंदिरा गांधी जी के नाम पर जो दिया जाने वाला इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 डेनियल बरेनबोइम अर्जेंटीना के हैं और अली अबू अव्वाद फिलिस्तीन के हैं, इनको मिला है। तो ये अर्जेंटीना ब्रैकेट में कर लीजिएगा, फिलिस्तीन ब्रैकेट में, कि जो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार दो लोगों को दिया गया। एक तो मिला है डेनियल बरेनबोई को, मतलब बरेनबोइम को, जो अर्जेंटीना के हैं, और दूसरा मिला है अली अबू अव्वाद जो कि फिलिस्तीनी के हैं। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करेंगे 2023 की, तो ये अभिनेत्री दिया मिर्जा हैं, दिया मिर्जा, इनको दिया गया पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। अच्छा, यहाँ पर मनोहर पारिकर जी जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, उनका अभी आकस्मिक निधन हो गया था पिछले साल ही। तो उस समय से ही पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार शुरू किया गया 2023 में, गोवा सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जो कि इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर मथवराज एस को दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर मथवराज एस को दिया गया है प्रथम मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2023 मथु कांकरिया को दिया गया है। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य जो सम्मान है 2023 किसको दिया गया? मथु कांकरिया को दिया गया। और देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक और पुरस्कार है कि 13वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। जैसे अभी MS स्वामीनाथन के बारे में हमने क्लास में शुरू में ही पढ़ लिया था, क्योंकि सितंबर में इनका निधन हो गया, तो इससे संबंधित कुछ कुछ बातें थी जिनको हमने कवर किया कि इनको पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में मिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला, ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के भी महानिदेशक रहे हैं 1982 से 88 तक, भारत के ICR के भी अध्यक्ष रहे हैं यानी महानिदेशक, और उसी के बाद MS स्वामीनाथन पुरस्कार भी इनके याद में दिया था। तो 2023 का जो पुरस्कार था डॉक्टर सुरेंद्र सूरी सहगल को मिला है। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब प्रवीणा अंजना को मिला। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियन सेन को मिला। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया। किसको दिया गया? वनस्थली विद्यापीठ। और ये भी दिया गया है फीमेल यूनिट को, यानी कि जो वनस्थली विद्यापीठ है, इसकी जो महिला विंग है, यानी कि जो महिलाओं का आवासीय विद्यालय है, उसको दिया गया है। वहीं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। कौन सा दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार 2021 संस्कृति मंत्रालय द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। ये यूपी स्पेशल ये प्रश्न बन सकता है। अब यहां पर हम जल पुरस्कार की जरा बात कर लेते हैं। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, जिसमें अगर हम पहले राज्यों की कैटेगरी की बात करेंगे, फिर जिले की कैटेगरी, फिर ग्राम पंचायत की, फिर शहरी स्थानों की, अलग अलग जो है कि कम से कम 18 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने श्रेणियों में? 18 श्रेणियों में। लेकिन हम यहाँ पर मुख्यतः 4 श्रेणियों की बात करेंगे। जैसे अगर हम देखते हैं कि पहली श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ राज्य, तो MP जो है कि पहले स्थान पर रहता है, और ओडिशा की बात करेंगे तो ये दूसरे स्थान पर रहता है। तो इसको 2 पुरस्कार मिले, पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार। अगर हम सर्वश्रेष्ठ जिला की बात करेंगे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, तो गंजाम जो कि ओडिशा का सबसे प्रथम राज्य, मतलब प्रथम श्रेणी पर रहा ये जल पुरस्कार में। और नमक्कल की बात करेंगे तो तमिलनाडु का सेकंड नंबर पर रहता है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो तेलंगाना की जगन्नाथपुरम रहती है। और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की बात करेंगे तो चंडीगढ़ नगर निगम पहले स्थान पर रहता है। तो ये जल पुरस्कार दिए गए 4। अच्छा, दूसरा नगर निगम आपका इंदौर नगर निगम रहेगा। अब यहां पर आगे देखते हैं यूपी संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2021, यानी कि यूपी का जो संस्कृत संस्थान है इसके द्वारा भी कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 2021 लिखा, तो आप कंफ्यूज मत होना, 2021 का ही दिया रहा है, क्योंकि पुरस्कार यहाँ पर 1 से 2 साल डिले मिलता है पूरी प्रतिभा को देखकर। तो इसमें संस्कृत संस्थान के द्वारा 4 महत्वपूर्ण कैटेगरी है जिनमें पुरस्कार दिया जाता है। जैसे पहली कैटेगरी है विश्व भारती पुरस्कार, जो किसको मिला? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को, और ये प्रयागराज से संबंधित है।
दूसरा कैटेगरी है महर्षि व्यास पुरस्कार। यह सबसे बेस्ट पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर नवलता लखनऊ की जो है इनको दिया गया। तीसरा कैटेगरी आता है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, जिसमें प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी जो कि प्रतापगढ़ के, इनको सब सर्वोच्च सम्मान मिला। और महर्षि नारद पुरस्कार की बात करेंगे तो प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जो कि वाराणसी के, इनको यह पुरस्कार मिला है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये यूपी संस्कृत संस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है विश्व भारती पुरस्कार, जो कि प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा प्रयागराज को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे तो बुकर पुरस्कार हो जाएगा 2023। सबसे पहले इसको बात करेंगे तो आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच, कौन से? पॉल लिंच को दिया गया है, जिनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग। प्रॉफिट सॉन्ग यानी कि प्रॉफिट नहीं, लाभ वाला नहीं, बस इनका नाम ही है, ये वर्ड ही है प्रॉफिट सॉन्ग। तो ये आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को दिया गया है। 72वां मिस यूनिवर्स, ये भी प्रश्न पिछली बार पूछा गया था आपके यूपी पीसीएस में। तो 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का जो पुरस्कार है वो निकारागुआ की सेनिस पलासियोस को मिला है। किसको मिला? सेनिस पलासियोस को मिला है 72वां मिस यूनिवर्स। और 65वां जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 है, ये 3-4 लोगों को मिला है, लेकिन जिसमें 2 लोगों की हम बात करेंगे जो भारत और बांग्लादेश से सम्मानित है। तो यहाँ पर आप देखोगे डॉक्टर आर रवि कन्नन की बात करेंगे, ये भारत से सम्मानित है। और कोरवी रक्षंद की बात करेंगे तो ये बांग्लादेश से सम्मानित है। हालांकि 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया था, लेकिन इसमें भारत का इंपॉर्टेंट था और बांग्लादेश का, तो मैंने बस यही दोनों लिखे हैं। रामचंद गुहा जी को भी एक पुरस्कार मिला है, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023। ये किस लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने एक अपनी रचना भी लिखी थी, जिनकी रचना में लिखा है, क्या रचना का नाम है? रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो इसके लिए रामचंद गुहा जी को दिया गया है। और आपको भी पता होना चाहिए कि रामचंद गुहा जी बहुत बड़े सामाजिक लेखक और साथ ही साथ ऐतिहासिक लेखक यानी इतिहास के लेखक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, एक आपने पढ़ी पढ़ा बुकर पुरस्कार, तो व्यक्ति को दिया गया पॉल लिंच को। तो यहाँ पर अब आप देखोगे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, अभी आपने पढ़ा बुकर पुरस्कार, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, जो कि बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पाडिनोव द्वारा लिखित उपन्यास टाइम शेल्टर को दिया गया। तो दोनों में एक बेसिक अंतर क्या है? इंटरनेशनल जो बुकर पुरस्कार होता है वो किताब को दिया जाता है, और बुकर पुरस्कार व्यक्ति को दिया गया, पॉल लिंच को। इतना याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार दिए गए उनको मैंने एक ही जगह पे लिख दिया है, जिनमें आप देखोगे पापुआ न्यू गिनी का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ठीक है, लोगोहू, तो ये याद रखना, नरेंद्र मोदी जी को पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया। वहीं फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये मिला। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, पलाऊ के द्वारा दिया गया एबाक्ल अवार्ड। ये 3 अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। और आगे देखते हैं, 9वां लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज जो है वो 2023 का इसरो को मिला है। किसको मिला? इसरो को मिला, जो कि लूनर मतलब होता है चांद या चंद्रमा। तो ये लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज किसको मिल गया? 2023 का इसरो को मिला। अंतरराष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 यूक्रेन की सोफिया टेरेंचेंको, फेस्कोवा डेमचेंको, इन तीनों को दिया गया। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 की बात करेंगे तो इन्फोसिस की सह संस्थापक सुधा मूर्ति, जो कि नील केड़ी मतलब कि जो इंफोसिस के संस्थापक है उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति, इनको दिया गया ग्लोबल इंडियन अवार्ड्स को। नॉर्मन बोरलॉग की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 का भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक जी को दिया गया है। फिर आगे चलते हैं, WHO द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 दिया गया भारत की आशा कार्मिकों को। जो आशा कार्यकर्ताएं हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे काम करती हैं, या बच्चों की डिलीवरी के लिए जो माताएं गर्भवती होती हैं उनको पूरा प्रिकॉशन वगैरह सारी चीज समझाती है, तो जो आशा कार्यकर्ताएं हैं उनको WHO के द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का अवार्ड दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 दिया गया CR राव जी को। एबल पुरस्कार जो कि गणित से संबंधित है, और ये अमेरिकी गणितज्ञ लुइस ए कैफरली को दिया गया। किसको दिया गया? लुइस ए कैफरली को। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार इंग्लैंड के आर्किटेक्चर सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। पर्यावरण उपलब्धि के लिए जो टाइलर पुरस्कार दिया था ये 2023 दिया गया डॉक्टर डेनियल पाउली और डॉक्टर राशिद सुमेला को दिया। किसको दिया गया? डॉक्टर डेनियल पाउली और डॉक्टर राशिद सुमेला को दिया गया। अब यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड ये 2023 RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को दिया गया, और गवर्नर ऑफ द ईयर के नाम से इस अवार्ड को दिया गया।
तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही कवर करेंगे और अगली क्लास जो हमारी लास्ट क्लास होगी करंट अफेयर्स की, जहां पे हम फिल्म पुरस्कारों के साथ साथ और भी कुछ अन्य पुरस्कारों को कवर करेंगे। साथ में जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उनको भी हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे और जहां से आपका करंट अफेयर्स का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में रखी गई है और इसे आप लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के नीचे दे दिया गया है, वहां से आप इसे निकालकर मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपकी क्लास या पीडीएफ की जो भी अपडेट होती है वहां पर दे दी जाती है, और उसका भी लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।